कहानी का ये 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। पवित्रा जी ने अरिजीत से बात करके फोन रख दिया। रिया अभी तक बाहर लॉन में टहलती हुई अपनी मॉम से बात कर रही थी। रघुवीर साहब के आने का समय भी हो चला था। केशव जी अंदर चले आए। उन्होंने आकर पवित्रा जी का अभिवादन किया और बोले, मैनेजर वैभव साहब आए हैं। साहब अपनी स्टडी रूम में कोई फाइल भूल गए हैं। वो मंगवाई है, देख लीजिए पंडित जी, स्टडी रूम में ही पड़ी होगी। पवित्रा जी ने कहा। मैनेजर साहब कह रहे हैं कि वो स्वयं जाकर देख लेंगे। केशव जी ने दबे स्वर में कहा तो पवित्रा जी बोली, ठीक है, उन्हें हॉल में मत लाना, पीछे वाली डोर से ले जाइए। पवित्रा जी ने कहकर अपनी चेयर बाहर की तरफ घुमा ली। केशव जी हाथ जोड़ते हुए बाहर निकल गए। वैभव किसी और को भेजकर भी फाइल मंगवा सकता था, लेकिन धारा को एक नजर देखने की लालसा उसे मून पैलेस में खींच लाई थी। वो केशव जी के पीछे इधर उधर देखता हुआ स्टडी रूम की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्टडी रूम में जाकर उसने फाइल फाइल और निराश मन से बाहर निकल आया। उस दिन अचानक जिस सुंदरी की झलक दिखाई दी थी, आज उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो पंडित जी से पूछने में झिझक रहा था। हालांकि वो लड़की उन्हीं के साथ कोठी के अंदर गई थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी कि जिसके चक्कर में वो भागा भागा आया था वो कहीं दिख नहीं रही थी। बाहर निकलते ही उसे रिया दिखाई दे गई। अब तक सभी लोगों को पता चल चुका था कि पवित्रा जी रिया को अपनी बहू बनाने वाली हैं, इसलिए सब लोग उसे वैसे ही रिस्पेक्ट देते थे। वैभव ने भी हाथ जोड़कर उसे नमस्ते की तो उसने सिर हिलाकर जवाब दिया और आगे बढ़ गई। वैभव भी ठंडी सांस भरकर गेट से बाहर निकल आया। डिनर के समय रघुवीर साहब भी डाइनिंग टेबल पर विराजमान थे। खाना काफी अच्छा बना था, लेकिन रिया ने किसी भी चीज की तारीफ नहीं की। पता चले वो किसी खाने की तारीफ करे और पवित्रा आंटी फिर से उसी लड़की की बेवजह तारीफ करने लगी। खाना खाते समय पवित्रा जी कुछ न कुछ पूछ रही थी, लेकिन वो संक्षिप्त जवाब देकर चुप हो जा रही थी। शायद रिया थक गई है। रघुवीर साहब ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। नहीं अंकल, वह हड़बड़ा गई। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, आज पता नहीं क्यों कुछ टायर्ड सा फील हो रहा है। जल्दी सो जाऊंगी। खाना खा लो फिर सोने चली जाना। ओके बेटा, पवित्रा जी ने प्यार से कहा। धारा इतनी देर में एक बार भी सामने नहीं आई थी। शायद उसे आभास हो गया था कि रिया को वो पसंद नहीं आई, लेकिन पवित्रा जी के अपने बेडरूम में पहुंचते ही वो उसके कामों में लग गई। पहले उसने पवित्रा जी के कपड़े चेंज करने में मदद की, फिर उनकी दवाइयाँ वगैरह देकर उन्हें वॉशरूम में ले गई। पवित्रा जी के बाल संवार कर उसने उन्हें लोशन की बोतल पकड़ा दी और खुद कोमल हाथों से उनके पैरों की मसाज करने लगी। सारे काम से निपटने के बाद उसने पवित्रा जी का बेड व्यवस्थित किया और उन्हें आराम से लेटा दिया। बेडरूम की लाइट्स ऑफ करके नाइट लैंप ऑन करती हुई वो बाहर निकल गई। रघुवीर साहब अभी भी अपने स्टडी रूम में थे। वो देर से सोते थे। पवित्रा जी इतने ही दिनों में धारा की आदी हो गई थी। उसका बिना बोले ही पवित्रा जी की जरूरतें समझ जाना, उसका चुपचाप अपने काम में व्यस्त रहना उन्हें बहुत पसंद आता था। अभी तक उन्होंने कभी धारा को मुस्कुराते नहीं देखा था। धारा करीब 8 दिन से मामा के गांव नहीं जा सकी थी, इसलिए उसकी जान वहीं अटकी हुई थी। बानू की याद की वजह से उसका खाना भी गले से नहीं उतरता था। हालांकि केशव मामा से रोज ही वो भानु के बारे में पूछती रहती थी और केशव मामा उसे आश्वस्त करते रहते थे कि भानु बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था। पारुल मामी ने उसके सामने ही उन दोनों भाई बहनी की जिंदगी दुर्भर कर रखी थी, तो अब तो वो एकदम अकेला था। उसने गहरी सांस ली और किचन की तरफ बढ़ गई, जहां विमला और नीतू उसका खाने के लिए इंतजार कर रही थी। पता नहीं उन लोगों को कैसा लगाव हो गया था उससे कि उसके बिना खाना भी नहीं खाती थी। मून पैलेस में नौकरों का खाना भी बहुत अच्छा होता था। गेट पर मौजूद गार्ड्स और माली फार्म हाउस की देखभाल करने वाले लोगों के लिए अनगिनत बार चाय बनाती रहती थी और उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद रिया अपने घर रवाना हो गई। पवित्रा जी के साथ उसका 3-4 दिन का शॉपिंग और घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया था।
उसी शाम मुग्धा का आना धारा की जिंदगी में हवा के सुखद झोंके सा था। मुग्धा उससे मिलकर बहुत खुश हुई। ओह वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। उसने धारा के हाथ थाम लिए। क्या लगाती हुई स्किन पर, बिल्कुल चमकती हुई ट्रांसपेरेंट स्किन है तुम्हारी। धारा दी, तुम्हारे बाल कितने सिल्की हैं, बहुत प्यारे हैं। वाकई मॉम, आपने इस परी को कहाँ से ढूंढा? वो खिलखिला पड़ी कहकर पवित्र जी चुपचाप मुस्कुराती रही। धारा की प्यार भरी देखभाल से उनके मन में भी धारा के प्रति एक कोमल भाव पैदा हो गया था। मॉम, मैं धारा दी को अपने रूम में ले जा रही हूँ। उसने धारा का हाथ पकड़ा और खींचने लगी। मुझे भी किचन में काम है। वो घबरा गई कि पवित्रा मैम कुछ कहना बैठे। किचन का काम विमला देख लेगी, तुम जाओ। पवित्रा जी ने उसे अनुमति दे दी। इतना सुनते ही मुक्ता ने उसका हाथ पकड़कर उसे साथ चलने पर मजबूर कर दिया। पीछे पवित्रा जी सोचती रही कि मुग्धा को समझाना पड़ेगा कि कुछ भी हो, धारा यहाँ काम करती है, इसलिए उन दोनों के बीच कुछ सम्मानजनक दूरी जरूर होनी चाहिए। बहुत देर तक इधर उधर की गप्पे मारने के बाद मुग्धा ने धारा से कहा, जरा सामने तो खड़े हो ना। इतनी देर में उसने धारा से कितनी बातें कर डाली थी। अपने स्कूल, हॉस्टल, अपने फ्रेंड्स, सबके बारे में धारा को कितने ही किस्से सुना दिए थे, जिसके जवाब में धारा हाँ हूँ करती रही थी। धारा ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। अब क्या करना चाहती है ये मस्त मुला लड़की? धारा दी, प्लीज खड़े होइए ना। धारा झिझकते हुए उठकर खड़ी हो गई। इधर आओ शीशे के सामने। उसे धारा को पकड़कर आदम कद शीशे के सामने खड़ा कर दिया। मुग्धा आंखें फैलाकर बोली, उफ, क्या प्रोफाइल है आपकी, इतने बेकार कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही हो। फिर धारा का उतरा हुआ चेहरा देखकर जल्दी से हंसते हुए सॉरी बोलने लगी। अरे धारा दी, मुझे गलत मत समझना, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस लगती हो। थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन ले तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। धारा हल्की सी मुस्कान लिए बोली, अब जाऊं मैं? मुग्धा की बातें उसकी समझ से बाहर थी, लेकिन उससे बातें कर उसे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है जाओ, लेकिन कल मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करने चलेंगे। मुग्धा हंसते हुए बोली, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। धारा गंभीर हो गई तो मुग्धा बोली, ये तो कल देखेंगे। कहकर मुग्धा फिर हंस पड़ी। आपके लिए कुछ लाना तो नहीं है? उसने पूछा तो मुग्धा बोली, नहीं, मैं भी नीचे ही आ रही हूँ। और हाँ सुनो धारा दी, आप मुझसे आप कहना बंद कर दो। चलती हूँ, धारा ने धीमे से कहा और कमरे से बाहर आ गई। रात के खाने के समय रघुवीर साहब और मुग्धा लगातार बातें करते रहे। पवित्रा जी वहीं बैठी उनकी बातें सुन सुनकर मुस्कुराती रही। जब से मुग्धा को पता चला था कि पवित्रा जी ने उसके भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है, वो रिया से मिलने के लिए उतावली हो रही थी। पवित्रा जी ने उसे बता दिया था कि उन्होंने साथ में शॉपिंग और घूमने का प्रोग्राम बनाया है। खाने के बाद रघुवीर साहब ने बताया कि उन्हें अपने बिजनेस के सिलसिले में कुछ मशीनें देखने जर्मनी जाना पड़ रहा है। मुग्धा तो सुनते ही उदास हो गई। ओह बाबा, मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ और आप बाहर जाने की बातें कर रहे हैं। बेटा, अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं जाता। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। वैसे भी 2-3 दिन तो तुम्हारे अपनी मॉम के साथ निकल जाएंगे और उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगा। बस एक वीक की ही तो बात है। उन्होंने उसको प्यार से समझाया। "उहुं," उसने मुंह बना लिया। आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा? रघुवीर साहब मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा अच्छा, तुम ये कहना चाह रही हो कि मॉम के साथ तुम बोर हो जाओगी? देख लीजिए पवित्र जी, आपकी बेटी क्या कह रही है। कहकर रघुवीर साहब हंस दिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो हड़बड़ा गई। बाबा, आप बहुत मजाक उड़ाते हो मेरा। उसने मुंह बना लिया। यूं ही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, तुम्हारे बिना उनका भी मन कहाँ लगता है। पवित्र जी ने उसे झूठ मूठ की दिलासा दी। तब तक धारा चली आई और उन लोगों को बातें करते देखकर वहीं ठिठक कर रुक गई। देखो, धारा समय की कितनी पाबंद है। ठीक समय से तुम्हारी मॉम के सारे काम कर देती है। रघुवीर साहब ने स्नेह से धारा की तरफ देखते हुए कहा। रघुवीर साहब की बात सुनकर धारा ने धीमी आवाज में कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कहकर नंदी की तरफ देखा। हाँ, अभी थोड़ी देर में यहीं बैठी हूँ। पवित्रा जी ने कहा तो धारा वापस मुड़कर किचन की तरफ चली गई। कितनी प्यारी है ना बाबा। अगर मुंबई में होती तो शायद बहुत बड़ी स्टार होती। मुग्धा ने बहुत उत्साह से कहा। सारी सुंदर लड़कियां स्टार ही नहीं बन जाती हैं। पवित्रा जी ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें मुग्धा का इस तरह धारा की तारीफ करना पसंद नहीं आया।
मॉम का मॉल, इतने खूबसूरत है वो, कोई भी देखते ही फिदा हो जाएगा। मुग्धा झोंक में कहती चली गई। मुग्धा, बिहेव योरसेल्फ, ये कैसी लैंग्वेज सीख गई हो तुम? ये कौन सा तरीका है बात करने का? पवित्रा जी ने कुछ सख्त स्वर में कहा। सॉरी मॉम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुग्धा ने संभल कर कहा। पवित्रा, काम डाउन, वो बस ऐसे ही बोल गई, रघुवीर साहब ने बीच में दखल देते हुए कहा। पवित्रा जी ने भी बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू कर लिया। तो बताओ वहां से क्या लाऊं तुम्हारे लिए? उन्होंने अपनी बेटी से पूछा। चॉकलेट्स खूब सारी, उसने खुश होते हुए कहा। ले आऊंगा, वो कहकर मुस्कुराए। चलो मुझे थोड़ा सा काम देखना है, अब मैं चलता हूँ। दोपहर की फ्लाइट है, लेकिन घर से पहले ऑफिस जाऊंगा, वहीं से सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाऊंगा। ओके, मुग्धा बोली। बाबा गुड नाइट। गुड नाइट कहकर उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमा और अपनी स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। मुग्धा, जरा धारा को बुला दो, मैं भी अपने रूम में जा रही हूँ, पवित्रा जी ने शांत स्वर में मुग्धा से कहा। जी मॉम। मुग्धा डाइनिंग चेयर से उठकर किचन की तरफ चली गई। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद रघुवीर साहब ने अपनी पत्नी और बेटी से विदा ली और ऑफिस के लिए निकल गए। उनका लगेज पहले से ही तैयार था। मुग्धा ने अपनी मॉम से धारा को शॉपिंग के लिए ले जाने की अनुमति ले ली थी। रघुवीर साहब के निकलते ही वो लोग भी निकल गए। हालांकि धारा बार बार मना कर रही थी, लेकिन पवित्रा जी के आदेश के बाद उससे इनकार करते नहीं बना। धारा काफी पहले 2-3 बार देहरादून आई थी, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गए थे। बड़े बड़े मॉल, रोशनियों से जगमगाती हुई शॉप्स, लोगों की रंग बिरंगी भीड़ सब तरफ थी। मुग्धा बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम में जा रही थी और बहुत सी चीजें अपने लिए भी खरीद रही थी। वो धारा के लिए जिस चीज या कपड़े पर हाथ रखती, धारा फौरन सर हिलाकर मना कर देती। अरे तो क्या चाहिए आपको? कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है आपको? देखो ना कितना सुंदर तो है, और आपके कॉम्प्लेक्शन पे तो बहुत खिले गए हैं, मुग्धा मनुहार सा करती बोली। दार ने उस सूट पर हाथ फेरा और उसका टेक हाथ में पकड़कर उस पर नजर डाली। बाप रे, इतने महंगे कपड़े ना तो उसने पहले कभी देखे थे और ना ही कभी खरीदे थे। मुग्धा, आप अपने लिए खरीद लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, वो घबराते हुए बोली। उस शॉप की सेल्स गर्ल बहुत देर से उनकी बातें सुन रही थी। वो धारा से बोली, लेकिन मैम, आप एक बार ट्राई तो करिए, आपके ऊपर ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका रंग इतना गोरा है, आपके रंग पर यह बहुत सुंदर लगेगा। नहीं, मुझे नहीं लेना है, उसने फौरन मना कर दिया। मैम, आप एक बार ट्रायल रूम में जाकर इसे डालकर तो देखिए, सेल्स गर्ल ने फिर अनुरोध किया। मुग्धा बोली, धारा दी ये सही कह रही है, चलो ट्रायल रूम में एक बार आप पहन कर तो देखो। लो, एक ही वाला भी ले जाओ, ट्राई तो करो। मुग्धा ने सूट उठा लिया और जबरदस्ती उसे ट्रायल रूम की तरफ धकेल दिया। धारा विवश हो गई। मुग्धा ने उसे धकेल कर ट्रायल रूम में बंद कर दिया था। उसने मजबूरी में सूट उठाया और उसे पहनने लगी। सूट डालकर वो बाहर निकली तो मुग्धा के मुंह से निकला, वाह धारा दी, क्या लग रही हो आप? मैम, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। सेल्स गर्ल चेहरे पर गहन प्रशंसा के भाव लिए उसे देखती रह गई। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, धारा ने परेशान होकर कहा। मुग्धा ने पूछा, क्या अच्छा नहीं लग रहा है? धारा बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं लूंगी। वो वापस ट्रायल रूम में जाकर सूट चेंज करने लगी। अपने पुराने कपड़े पहनकर वो मुग्धा के रोकते रोकते बाहर निकल आई। क्या हो गया धारा दी, इतने सुंदर तो थे, आपको क्यों पसंद नहीं आया? वापसी में मुग्धा ने तनिक झल्लाकर उससे पूछा। बहुत महंगे थे वो कपड़े, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद पाऊंगी, वो दबे स्वर में बोली। तो मुग्धा बोली, लेकिन आपको क्यों खरीदना था, पैसे तो मॉम ने दिए थे। लेकिन मैं उनसे कैसे ले सकती हूँ? धारा बेबसी से बोली। अरे कैसी बातें कर रही हो? मुग्धा हैरानी से बोली। मॉम आपको कोई चीज देना चाह रही थी तो क्या मना कर दोगी आप? धारा ने जवाब दिया, लेकिन वो काम के लिए मुझे पे करेंगी तो फिर और सब चीज लेने का तो कुछ हक नहीं है मुझे। मुग्धा का मुंह उतर गया उसकी बात सुनकर। अरे आप अजीब बातें करती हो, आज तो मैं आपकी वजह से ही शॉपिंग पर आई थी और आपने कुछ खरीदा ही नहीं। वो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, आपने तो शॉपिंग कर ली है, मैं फिर कभी खरीद लूंगी, अब गुस्सा तो मत हो। मुग्धा ने गुस्से से उसे घूरा और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब मॉम ही आपसे निपटेगी, वो हंसते हंसते बोली।
घर आकर जब मुग्धा ने अपनी मॉम को बताया कि धारा ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा तो वो भी नाराज सी हो गई। क्या मतलब कुछ नहीं खरीदा? तुम्हारी वजह से ही तो वो शॉपिंग पर गई थी। जब हम अपनी तरफ से तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रहे हैं तो फिर तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है? वो थोड़ा गुस्से से बोली। उन्हें पता था कि अभी उन्हें रिया के घर जाना था और जाहिर है कि धारा भी उनके साथ ही जाएंगी, तो उसे पुराने कपड़े पहनाकर तो नहीं ले जा सकती। मुझे ऐसे लेने की आदत नहीं है। जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं अपने आप खरीद लूंगी। धारा ने सपाट स्वर में आंखें झुकाए कहा। क्या कहा तुमने? पवित्रा जी उसका जवाब सुनकर चिढ़ गई। मैं ऐसे नहीं लूंगी, उसने आंखें ऊपर कर दर्द स्वर में कहा। तो पवित्रा जी 2 क्षण उसे देखती रही, फिर बोली, एज योर विश। जाओ विमला से कहो लंच सर्व करें। उनका ऑर्डर सुनकर धारा किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर में मुग्धा और पवित्रा जी डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे कि तभी शालिनी का फोन चल आया। हेलो शालिनी, पवित्रा जी ने फोन उठाकर कहा। मैं श्वेता बोल रही हूँ। शालिनी मेरे पास ही आई हुई है। उन्होंने पास बैठी शालिनी की तरफ मुस्कुराकर देखा। ओहो, कैसी हैं आप श्वेता जी? अभी मैं आपको ही फोन करने की सोच रही थी। देखिए, आप सोच रही थी और मैंने कर लिया। दिल का रिश्ता है ना। वो बड़ी मधुर हंसी हंसते हुए बोली। जी बिल्कुल। पवित्रा जी भी हंस दी। आप लोग कब आ रहे हैं? रिया आप लोगों का वेट कर रही थी। और रिया ही क्या, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, श्वेता जी ने पूछा। तो पवित्रा जी बोली, जी हम लोग कल आएंगे। आज रणवीर साहब को जर्मनी जाना पड़ गया, इसलिए कल ही निकलेंगे। हाँ, उन्होंने बताया। तो श्वेता ने पूछा, मुग्धा आ गई? पवित्रा जी ने बताया। जी मुग्धा कल शाम आ गई थी, श्वेता जी बोली। लीजिए, रिया आपसे बात करने के लिए कह रही है। श्वेता ने आंखों से इशारा कर फोन अपनी बेटी को पकड़ा दिया, जो वहीं खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। फोन लेकर रिया बोली, हेलो आंटी, आप कब निकलोगे वहां से? कल ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे। आप लोग तैयार हैं ना? वहीं से शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। पवित्रा जी ने कहा। ओके डन, आप और मुग्धा ही तो आएंगे? उसने उत्सुक होकर पूछा। तो पवित्रा जी बोली, नहीं, मेरे साथ ड्राइवर सुरेश और धारा भी आएंगे। मुझे मेरे कामों के लिए धारा की जरूरत तो पड़ेगी ही। धारा के आने का सुनकर रिया चिढ़ गई। अरे आंटी, उसे क्यों ला रहे हो आप? मैं और मुग्धा तो होंगे ही आपकी केयर के लिए, पवित्रा जी ने कहना चाहा। लेकिन बेटा, मेरी पर्सनल केयर के लिए तो मैं देख लूंगी आपकी पर्सनल केयर। प्लीज आंटी, अटेंडेंट के होते हुए हम लोग खुलकर बात भी नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज, उसने उनकी बात काटते हुए कहा। ओके। पवित्रा जी को हंसी आ गई। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो फोन कर देंगे, पवित्रा जी ने कहा। वो बोली, ओके आंटी। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो उसे कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन वो समझी नहीं। उसने भवें उचकाकर अपनी माँ की तरफ देखा और फोन काट दिया। अरे, कितने इशारे करेंगे आप मुझे? मुझे समझ नहीं आता, वो झुंझुलाकर बोली। तो श्वेता जी उसे डांटते हुए बोली, बेवकूफ हो तुम। ये कह रही थी मैं कि मुग्धा से भी बात कर लो। शादी तक सबसे बना कर रखोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। श्वेता जी की बात सुनकर वो गुस्से में बोली, ओह मॉम, इतना प्रेशर मत डालिए, नहीं कर सकती मैं इतना ड्रामा। श्वेता जी बोली, मत करो। मैं तो चाहती थी कि तुम अरिजीत की माँ बहन को अपनी मुट्ठी में कर लो, जिससे आगे तुम्हें ही फायदा होगा। लेकिन तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकालना है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अरे मम्मा, आप कोई बात सीधे साधे तरीके से कह सकती हैं या नहीं? वो गुस्से से बोली। तो श्वेता ने कहा, और कैसे कहूँ? मैं और तुम्हारी मासी इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इतने अच्छे घर से तुम्हारा रिश्ता हो जाए, और तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। श्वेता भी गुस्से में आ गई। तो रिया मुंह बनाकर बोली, परवाह कैसे नहीं है? आपकी वजह से इतने दिनों से पवित्र आंटी की बटरिंग कर रही हूँ। मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से। शादी के बाद तुम्हारे ऐशो आराम होंगे। हम तो तुम्हारा भला ही सोच रहे थे, वो तेज आवाज में बोली। रिया 2 पल उन्हें घूर घूर कर देखती रही, फिर तनतनाती हुई अपने बेडरूम में चली गई। श्वेता ने असहाय भाव से सिर हिलाया और अपनी बहन की तरफ देखा, जो चुप बैठी उन दोनों की बहस सुन रही थी। देखा तुमने, माँ बाप औलाद के लिए कितना भी कर दे, उन्हें समझ नहीं आता, वो शालिनी जी से बोली। तो शालिनी जी बोली, श्वेता दी, इतनी हाइपर मत हुआ करो। जो कहना है आराम से समझा दिया करो। आराम से ही समझा रही थी, पर अगली समझने को तैयार तो हो, वो चिढ़कर बोली। तो शालिनी जी उन्हें समझाने लगी। कोई नहीं,
आप तो अपने को काबू में रखो। ऐसा गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कूल रहो बस। श्वेता ने सिर हिलाया और फिर अधैर्य भाव से अपनी कुक को आवाज देने लगी। शालिनी ने भी अपना फोन पकड़ा और स्क्रीन स्क्रॉल करने लगी। रात में डिनर के समय धारा को पता चल गया कि पवित्रा जी और मुग्धा बाहर जा रही हैं। मुग्धा ने यह भी बता दिया कि वो लोग धारा को अपने साथ नहीं ले जाएंगी। रात में पवित्रा जी की मसाज करते समय धारा ने आहिस्ता से उनसे अपने घर जाने की परमिशन मांगी। क्यों? घर क्यों जाना है तुम्हें? उन्होंने तीखे स्वर में सवाल किया। आज दोपहर से भी वो उससे नाराज सी थी। मैम, आप यहाँ होंगी नहीं तो मैं अपने भाई से मिल आऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। पवित्रा जी बोली, सुबह बात करना, कहकर उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया। कोई काम करने वाला इतना स्वाभिमानी हो सकता है, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धारा ने निराश होकर बोल उठाया और धीरे से बेडरूम की डोर बंद करते हुए नीचे उतरती चली गई। क्या हुआ धारा? कैसे उदास हो रही है? विमला ने उसकी शक्ल देखते ही कहा। कुछ नहीं विमला दी, आज भूख नहीं है मुझे, आप लोग खा लीजिए, मेरा इंतजार मत करिएगा, उसने मायूसी से कहा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? भूख क्यों नहीं है? नीतू ने खोजपूर्ण आंखों से उसे देखा तो धारा बोली, आज दोपहर में मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था और अभी तक पेट भरा भरा सा लग रहा है। उसकी नम आंखें लग रही थी। विमला बोली, ज्यादा खा लिया? तू खाती ही कितना है जो ज्यादा खा लिया? आ यहाँ बैठ। विमला ने कंधों से पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। उसने एक गिलास में पानी भरा और धारा के सामने रख दिया और बोली, ले पहले थोड़ा पानी पी ले। धारा ने होंठों से गिलास लगाया और फिर उसकी आंखें भर आई। उसने गिलास नीचे रखा और हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। विमला ने नीतू की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया और धारा के पास बैठकर उसकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ी देर तक मुंह छुपाए रखने के बाद धारा ने हाथ हटाकर अपनी आंखें रगड़ डाली। उसने विमला की तरफ हल्के से मुस्कुरा कर देखा और बोली, चलिए खाना खाते हैं। हुआ क्या है तुझे? नीतू ने सहानुभूति से उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं दीदी, चलिए हम लोग खाना खा लें, कहकर वो उठकर प्लेट्स लगाने लगी। विमला भी उठकर खड़ी हो गई और खाना लगाने में उसकी मदद करने लगी। नीतू ने ना समझ आने वाले भाव से दोनों को देखा और फिर कंधे उचकाकर टेबल पर से सारा सामान हटाने लगी। सुबह सुबह जल्दी ही पवित्रा जी ने धारा को अपनी पैकिंग करने को बुला लिया। पवित्रा जी की तैयारियां करवाने के बाद वह मुग्धा के बेडरूम में चली आई। मुग्धा ढेर सारे कपड़े फैलाए हुए बैठी थी। नीचे उसके कई सारे फुटवेयर पड़े हुए थे। उसकी सूरत नजर आते ही उसके होंठों पर मुस्कान खिल उठी। अरे धारा दी, आपको ही याद कर रही थी मैं। कुछ सजेस्ट करो, कौन कौन सी ड्रेसेस ले जाऊं? धारा मुस्कुरा कर वहीं बैठ गई। मुग्धा जैसी निश्चल और प्यार करने वाली लड़की उसे बात अच्छी लगने लगी थी। जब से वो आई थी एक बार भी उसने धारा को ये एहसास नहीं होने दिया कि वो यहाँ नौकरानी है। वो धीरे धीरे उसका सामान पैक करवाने लगी। विमला जब तक ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई तब तक उसकी सारी पैकिंग हो चुकी थी। तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन वेंसडे को हमारे आने से पहले आ जाना, डाइनिंग टेबल से उठते हुए पवित्रा जी ने कहा। ये सुनते ही धारा का चेहरा खिल गया। थैंक्स, अकस्मात उसके मुंह से निकला। फिर उसने घबरा कर पवित्रा जी को देखा। फिर पवित्रा जी को मुस्कुराते देखकर उसने चैन की लंबी सांस ली। उन लोगों के निकलते ही उसने भी निकलने की तैयारी कर ली। केशव जी ने उससे शाम तक रुकने को और अपने साथ जाने को ही कहा, लेकिन धारा तो उड़कर अपने भाई के पास पहुंचना चाहती थी। वो केशव जी से कहकर उसी समय गांव के लिए निकल गई। विमला ने धारा के ना ना करते हुए भी भानु के लिए खाने की दो चार चीजें बांध दी थी। इधर रिया अपने बेड पर लेटी गुस्से में भिनभिना रही थी। "हं, पता नहीं उस घमारू लड़की में क्या दिखता है, उन्हें हर जगह ले जाने को तैयार रहती है। रिया का रोम रोम जलन से झुलस रहा था। आंखें देखो, कैसे निर्भीकता से नजरें मिलाती है, जैसे कहीं की महारानी हो। पुराने रंग उतरे कपड़ों में भी नौकरानी नहीं लगती। इसे तो अरिजीत के आने से पहले उस घर से दूर भगाना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। पता नहीं कहीं उसकी नजरों में आ गई तो फिर उसके लिए बहुत बुरा होगा। वैसे तो जब भी उसकी अरिजीत से बात हुई है बहुत ही डिसेंट बंदा लगता है। वो हमेशा बहुत ही ग्रेसफुली बात करता है, लेकिन धारा की अथाह रूप राशि का क्या करे वो?
जब लड़की होकर उसे धारा की सुंदरता से डर लगता है तो अरिजीत की आंखें कैसे अछूती रह सकती हैं? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने बेचैनी से करवट बदली और सोच में डूब गई। इधर सड़क मार्ग पर धारा जीप से उतरी और पैदल केशव मामा के घर की तरफ बढ़ गई। अभी उसे 2-2.5 किलोमीटर का उबड़ खाबड़ रास्ता तय करना था। इस समय कड़क धूप खिली हुई थी और काफी गर्म दिन हो रहा था, लेकिन धारा को उसकी परवाह नहीं थी। वो तेज कदमों से चलने की कोशिश करती रही। अभी तो भानु स्कूल में होगा, लेकिन जब तक वो वहीं पहुंचेगी उसके स्कूल से भी लौटने का समय हो जाएगा। अपनी कल्पना में उसके पहुंचते ही भानु के मुख पर खिली चौड़ी मुस्कान के बारे में सोचकर उसकी आंखें खुशी से भीग गईं। चलते चलते उसे थकान महसूस होने लगी थी, लेकिन मन का उत्साह उसके कदमों को रुकने नहीं दे रहा था। धूप की तेज से उसका पूरा मुंह लाल पड़ गया था। मामा के घर के पास पहुंचकर अभी वो दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि तेज धूप में गुड़हल की आड़ में बिछी बोरी पर लेटे भानु को देखकर उसकी हल्के से चीख निकल गई। वो अपना थैला पटक कर झपट कर भानु के पास पहुंच गई। भानु के पैर के अंगूठे पर गंदे कपड़े की पट्टी बंधी थी और वो गर्मी में बेहोश होकर सो रहा था। दाएं कोमल गाल पर किसी के थप्पड़ का लाल लाल निशान छपा था। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नम आवाज में उसे पुकारा, भानु। फिर उसने नीचे झुककर भानु को अपनी बाहों में समेट लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। भानु जाग गया था, लेकिन उसके भाव विहीन होकर रोने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अजनबी आंखों से सुस्त मुंह लिए उसे देखता रहा वो। भानु, पैर में क्या हुआ और किसने पिटाई की है तुम्हारी? उसने अपने छोटे भाई का मुंह चूमते हुए कहा। दिन भर आवारा बच्चों के साथ घूमता फिरता है, पता नहीं कहाँ से अंगूठा फोड़ लाया है। और पीटे का कौन? शंकर से जबान लड़ा रहा था तो उसने ऐसे ही हल्के से मार दिया। पारुल पता नहीं कब दरवाजा खोलकर बाहर आ गई थी और अब उसके थैले को खोलकर उसमें रखी चीजें देख रही थी। धारा ने भानु को विश्वास भरी आंखों से देखा। उसे विश्वास था कि भानु ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भानु उसी तरह सूखा मूल्य पता नहीं किधर ताकता रहा। ओहो, तुझे तो बड़ा माल लेकर भेजा है मालकिन ने। ये तो बरसों से गुलामी कर रहे हैं, लेकिन हिमानी के बाबा को तो कभी इतनी खाने पीने की ढेरों चीजें नहीं दी कि अगर वो थैला उठाकर अंदर चली गई। आ तुझे गोद में उठाकर अंदर ले चलूं, यहाँ धूप में पड़ा हुआ है। धारा ने कोमलता से उसके मुंह पर हाथ फेर कर कहा। मुझे गर्मी नहीं लग रही। भानु ने उसका हाथ झटक कर सूखे हुए स्वर में कहा। धारा का मन किया कि जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। भानु का भावहीन चेहरा देखकर उसका कलेजा दुख से फटा जा रहा था। अभी मुश्किल से 1.5 महीना हुआ था उसे गए हुए और भानु का ऐसा हाल हो गया था। जबकि पहले तो वो पवित्रा मैम की परमिशन से हर 8 दिन में आ जाती थी। तब भी भानु बहुत खिसिया जाता था उसके जाने के समय पर, लेकिन ऐसी अजनबियत तो उसने कभी नहीं दिखाई। मामा मामी की झिड़कियां सुनकर भी रोता हुआ उसे खींचता रहता था और इतनी कसकर उससे लिपट जाता कि उसका आना ही कठिन हो जाता। आज उसका दिल तड़प तड़प कर रो रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष सूखी आंखें लेकर उसने जबरदस्ती भानु को अपनी गोद में उठाया और अंदर चली आई। अंदर अलग ही छीना झपटी मची हुई थी। बनीता को छोड़कर सारे भाई बहन उसके लाए हुए खाने के सामान की हिस्सा बांटी कर रहे थे। उसे देखते ही बनीता उसके गले से लग गई और पारुल ने उसे देखकर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पैसे भी दिए हैं तेरी मालकिन ने या ये छोटी मोटी चीजें देकर ही टरका दिया? धारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने भानु को एक तरफ बिठाया और उसकी पट्टी खोलकर उसकी चोट देखने लगी। भानु को दर्द हो रहा था। गंदा कपड़ा उसके घाव से चिपक गया था। यहीं बैठो, मैं गर्म पानी से इसे साफ कर देती हूँ। उसने भानु का माथा चूमकर कहा। भानु की आंखों में तैरती नमी उसे साफ दिखाई दी। पारुल बनीता से बोली, अरे बनीता, अब तो धारा कमाओ हो गई है, चाय बना दे इसके लिए। बनीता ने गुस्से से अपनी माँ को देखा। धारा की लाई मिठाई से उनका मुंह भरा हुआ था। खाली थैला उसका मुंह छुड़ा रहा था। उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि भानु के खाने के लिए भी कुछ छोड़ देते। धारा को बहुत तेज भूख लग रही थी। सुबह 11 बजे वह मून पैलेस से उल्टा सीधा नाश्ता करके भाग चुकी थी। भानु से मिलने की खुशी में उसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ तो कोई पानी तक के लिए पूछने वाला नहीं था। खाना खाने के लिए कौन पूछता?
उसने पानी गुनगुना गर्म करके भानु का घाव साफ किया। उसका पूरा नाखून उखड़ गया था। उसने भानु को गोद में उठा लिया और पारुल की तरफ देखकर बोली, मैं भानु की पट्टी कराने जा रही हूँ। तेरे पास ज्यादा पैसे कुल बुला रहे हैं क्या? अभी हल्दी पकाकर लगा दे, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। पारुल ने गुस्से से लाल होकर कहा। मैं बस 10 मिनट में आई, उसने बिना पारुल की आंखें मिलाए कहा और बाहर निकल गई। उसने भानु के गाल से गाल सटा लिया और गांव की उस एकमात्र दुकान की तरफ फट चली जो दवा वगैरह रखते थे। दुकान पर भानु की अच्छी तरह से बैंडेज करवाने के बाद उसने वहीं से उसके लिए पेन किलर टेबलेट खरीदी और घर की तरफ आने लगी। कब आई बेटी? सामने से आती कल्पना काकी के मुख पर ममतामयी मुस्कान थी। उन्होंने धारा को देखकर पूछा तो धारा का तनाव युक्त तना चेहरा उनको देखते ही ढीला पड़ गया। वो भी मुस्कुरा दी। यहीं तक गई थी मामी, भानु की पट्टी कराने। आजा बेटी, थोड़ी चाय पी ले, कल्पना जी ने प्यार से कहा। अरे नहीं मामी, एक बार चाय पिलाकर वैसे आपने आफत मोल ले ली थी। बिना बात हमारी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा था, धारा ने धीमी आवाज में कहा तो कल्पना मामी बोली, अरे बेटी आजा, ये सब तो चलता ही रहता है। तेरी मामी का बस चले तो वो तो पहाड़ों से भी लड़ने लगे। आना। क्यों रे भानु, अपनी मामी के हाथ की मैगी खाएगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए भानु से पूछा। भानु के मुंह पर छीन सी मुस्कान प्रकट हुई। धारा ने उसका मुस्कुराता चेहरा देखा और फिर कल्पना काकी के साथ साथ चलने लगी। काकी के घर आकर धारा ने भानु को बिस्तर पर बैठा दिया और कल्पना काकी ने प्याज टमाटर डालकर खूब अच्छी सी मैगी बनाकर थाली भरकर दे दी और धारा को खींचकर चूल्हे के पास ले गई। बेटी, हो सके तो अपने भाई को अपने साथ ले जा, उन्होंने फूंक मार कर चाय पीती धारा से कहा। यहाँ बेचारे की बहुत दुर्दशा है बेटी, उन्होंने सहानुभूति स्वर में कहा। केशव देवर जी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो पारुल को रोक टोक सके, और वैसे भी सारे दिन वो यहाँ रहते ही कब है। वो बोलती रही और धारा बैठे बैठे सोचती रही, क्या करे वो? पवित्रा मैम से बात करके देखे कि क्या वो अपने भाई को भी अपने साथ रख सकती है। रात में भानु को अपने से चिपका कर सोते हुए भी यही सब उसके दिमाग में घूमता रहा। केशव मामा से तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि वो तो मामी से कुछ भी कह नहीं पाएंगे। भानु भी घंटों उसके साथ रहने के बाद ही सामान्य हो पाया था। धारा ने सोचा कि इस बार जाकर वो पवित्रा मैम से बात करके देखेगी, और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो फिर वो भी काम छोड़ देगी। सुबह उठकर भी जब उसने घर के कामों को हाथ नहीं लगाया और भानु के साथ बैठी रही तो पारुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में बोली, शंकर के बाबा, तुम्हें कुछ चिंता है कि नहीं? हिमानी की शादी कब करोगे जब वो बूढ़ी हो जाएगी? घर गृहस्थी में ही सारे पैसे घुस जाते हैं, आखिर कब तक घर में बिठा कर रखोगे? तुम्हें तो जरा सी भी फिक्र है नहीं। कब तक दूसरों के बच्चे पालते रहोगे? उसने बर्तनों की ऐसी उठा पटक मचाई कि पूरा आसमान सिर पर उठा लिया। धारा निर्विकार चेहरा लिए बैठी ही रही। उसके मन में बहुत गुस्सा भरा था। अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों को वो खूब बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अपने मासूम भाई पर पारुल के अत्याचार ने उसका दिल तड़पा दिया था। केशव मामा को तो समझ में आ रहा था कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाला जा रहा है, इसलिए वो मुंह बंद करके अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। इधर पवित्रा जी और मुक्ता जब रिया के घर पहुंचे तो उनका बड़े ही आडंबर के साथ स्वागत किया गया। श्वेता जी तो बार बार मुक्ता को गले लगा लेती थी। रिया भी पवित्रा जी को लुभाने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। बार बार कुछ न कुछ उनके लिए खाने के लिए ले आती। आखिर पवित्रा जी को डायरेक्ट मना करना पड़ा कि वो बार बार नहीं खाती हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। शॉपिंग के बाद सब लोग डिनर बाहर करके ही आए। पवित्रा जी ने बहुत नाम मात्र को ही खाया, क्योंकि उन्हें बाहर का खाना ज्यादा पसंद नहीं था। रात को मुक्ता की मदद से कपड़े चेंज करते समय उन्हें रोज की मसाज बहुत याद आई। धारा के नरम हाथों की मसाज के बाद वो बहुत ही आराम से सो जाती थी। रिया ने उन्हें धारा को अपने साथ लाने से रोक दिया, लेकिन अगर मुग्धा न होती तो वो कैसे चेंज वगैरह करती, और मुग्धा को उनकी दवाइयों के बारे में भी कुछ नहीं पता था। पवित्रा जी ने ही देख रेख कर सारी दवाइयां मुग्धा को बताई और फिर उससे लेकर खाई, लेकिन उनके मन में रिया के लिए जरा भी गुस्सा नहीं आया। बाहर सारे समय रिया और उसकी मम हर समय उनका ध्यान रख रही थी। वैसे भी वो जब शादी के बाद उनके साथ रहने आएंगी तब तो उसे सारी बातों की जानकारी होगी ही।
दोनों माँ बेटी इतनी केयर करती है उनकी। सुबह वो उठी तो उन्होंने देखा कि मुग्धा आकर उनके पास सो गई थी। उन्होंने प्यार से उसे सहलाया और थोड़ा सा सरक कर उसका माथा चूम लिया, लेकिन मुग्धा गहरी नींद में सोती रही। वो लोग अगले दिन ही घूमने निकल गए। वहां उन लोगों को बहुत मजा आया। बस कभी कभी श्वेता जी का दिखावा उन्हें बोर कर देता था। वो हर जगह हर समय अपनी रईसी का प्रदर्शन करे बिना नहीं रहती थी। धारा जिस दिन से आई थी उसी दिन से सोच रही थी कि वो वापस कैसे जाएगी। अब की बार भानु की हालत देखकर वो हिल गई थी। पता नहीं इस बार उसे छोड़कर जाने पर उसका विश्वास ही ना टूट जाए। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोस के घर में पारुल के लिए फोन आया तो वो फोन सुनने पड़ोस में चली गई। वहां से लौटकर आने पर उनके चेहरे पर बहुत खुशी के भाव टपक रहे थे। ओ हिमानी! उन्होंने आते ही हिमानी को गले से लिपटा लिया। मेरे घर से फोन आया है, तुझे लखनऊ वाली लड़की ने पसंद कर लिया है। अरे मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। सच में माँ? कविता भी आकर अपनी बहन के गले लग गई। हिमानी ने शर्मा कर मुंह छुपा लिया। अब की बार पारुल ने इतनी सावधानी बरती थी कि हिमानी को देखने जब लड़के वाले आए तो उन्हें घर ना लाकर अपनी बुआ के घर ही दिखाया था। एक तो उसकी बुआ के घर की हालत अच्छी थी और फिर बुआ के रिश्तेदार थे तो उनका दबाव भी रहता। हिमानी को भी लड़का पसंद आ गया था क्योंकि वो शहरी रंग बिरंगा फैशनेबल बाल संवारे जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला आधुनिक लड़का था। ऊपर से लखनऊ जैसे शहर में नौकरी और घर। हिमानी स्वस्थ और दिखने में ठीक ठाक लड़की थी और रिश्तेदारी में थी, इसलिए उन्हें भी कोई शंका नहीं हुई। केशव जी अपनी नौकरी पर चले गए थे, लेकिन बाकी घर वालों ने इस खुशी की खबर का खूब लुत्फ उठाया। शंकर ने अपनी माँ को खुश देखकर कुछ पैसे वसूले और घूमने फिरने निकल गया। हिमानी और कविता मगन भाव से बातों में लग गई और पारुल गांव की अपनी एकमात्र सहेली के घर उसे खुशखबरी सुनाने चल दी। चल भानु, हम लोग भी मंदिर तक घूम कर आते हैं। दारा ने प्यार से भानु का गाल खींचते हुए कहा। मामी डांटेंगी। उसने अपना चेहरा उसके कपड़ों में छिपा लिया। धारा प्यार से बोली, मामी के आने से पहले हम लौट आएंगे। भानु ने उसके चेहरे को देखकर पूछा, सच्ची? दारा मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची चलो ना, वही मंदिर जहाँ अमरूद के पेड़ थे। मुझे अमरूद तोड़कर दोगी? भानु ने पूछ लिया। हाँ, अगर होंगे तो जरूर दूंगी, कहकर धारा ने बहुत प्यार से उसका चेहरा चूम लिया। चले फिर? उसने पूछा। हाँ दीदी। इतने दिनों में पहली बार भानु ने उसको दीदी कहा था। धारा बोली, एक मिनट मैं बनीता को बताऊं, और तुम अपनी जैकेट पहन लो, ऊपर हवा चलती है तो ठंडा लगेगा। भानु खुश होकर बोला, अभी आया दीदी। भानु उत्साह से भर गया। धारा का दिल कचोटने लगा। वो यही सोच रही थी कि अकेले में वो भानु के साथ बैठकर उसे समझा लेगी, लेकिन उसकी खुशी देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे अपने जाने की बात कैसे कहेगी। बनीता को बताने के बाद धारा और भानु हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए चले गए। भानु बड़े उत्साह से उसे गांव भर की बातें बताता हुआ चल रहा था। धूप हो रही थी। रास्ते में चलते चलते भानु ने जैकेट उतार कर हाथ में पकड़ ली क्योंकि उसे गर्मी लगने लगी थी। जब तक वो दोनों मंदिर तक पहुंचे मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, लेकिन भानु पूरे मंदिर में घूमता फिर रहा था। उसने धारा को आवाज लगाकर कहा, दीदी देखो इधर वाले पेड़ पर कितने बड़े अमरूद लगे हैं, तोड़ दो ना। हाँ हाँ रुको तो, धारा ने कहा और अपनी मोटी ऊनी स्वेटर उतार दिया और झुककर भानु को पैरों से पकड़कर ऊंचा उठा दिया। अमरूद उसके हाथों के आसपास ही थे। दीदी थोड़ा सा और, भानु खुशी से चीखा। धारा ने उसके पैर मजबूती से थाम कर थोड़ा और ऊपर किया। भानु के हाथों में दो तीन बड़े बड़े अमरूद आ गए। वो बहुत खुश हो गया। धारा ने उसे नीचे किया तो वो उसे और थोड़ी देर रुकने को कहा। धारा ने उससे पहले हाथ के अमरूद नीचे रखने को कहा। बहुत देर तक वो दोनों ऐसे ही पेड़ों के आसपास घूम घूम कर अमरूद तोड़ते रहे और फिर थक कर मंदिर के ठंडे फर्श पर बैठकर अमरूद खाने लगी। दीदी अब तुम वापस मत जाना, अचानक अमरूद खाते खाते भानु ने कहा। धारा जो अभी तक ये सोच रही थी कि वो किन शब्दों में भानु से अपने जाने की बात कहे, भानु की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। क्यों? बड़ी मुश्किल से अपने मन के भावों को छिपाकर उसने पूछा। अगर तुम इस बार जाओगी तो मैं अपने गांव भाग जाऊंगा, यहाँ मामा के घर नहीं रहूंगा, उसने बहुत आक्रोशित स्वर में कहा। भानु मेरे भाई, मुझे इस बार तो जाना पड़ेगा, उसने कठिन स्वर में कहा।
क्यों? भानु ने गुस्सा होकर कहा। क्योंकि अभी मुझे पैसे नहीं मिले हैं, उसने बहुत कठिनाई से कहा। और फिर मेरा सामान भी वहीं रह गया है। अगर हम अपने गांव जाकर रहेंगे तो पैसे तो होने ही चाहिए, उसने धीरे धीरे कहा। तो भानु बोला, फिर तुम वहीं रह जाओगी? नहीं, ऐसे कैसे सोच लिया है तुमने? मैं अपने भाई के बिना कैसे रहूंगी? कहकर धारा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम मुझे बहला तो नहीं रही हो? भानु ने गौर से उसका चेहरा देखकर कहा। भानु मेरे भाई, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? उसे भानु की आंखों में देखते हुए कहा। तो भानु बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं मामी के साथ नहीं रहूंगा बस। वो खिसिया गया और उसने अपने हाथ का अध खाया अमरूद दूर फेंक दिया। भानु, मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे बिना मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे पैसे तो लाने ही पड़ेंगे, धार ने हताश स्वर में कहा। कितने दिनों में पैसे लेकर वापस आ जाओगी? भानु रुदे गले से बोला। जल्दी से जल्दी, दार ने उसे अपने गले से लिपटा लिया। चलो अब अपनी जैकेट पहन लो, घर चलते हैं, कहकर उसने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और अपने चेहरे के साथ सटा लिया। जब तक वो लोग घर पहुंचे, पारुल भी घर पहुंच गई थी, लेकिन पहली बार वो उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुई। चल चाय बना ले जरा, उसने धारा से कहा। धारा ने हाथ पैर धोए और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ा दिया। मन उसका काफी उदास हो रहा था, क्योंकि कल सुबह उसे मून पैलेस के लिए निकल जाना था। अरिजीत फोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा था। मॉम, बाबा जर्मनी से कब लौटेंगे? पवित्रा जी बोली। बेटा, पहले तो वो संडे को लौटने वाले थे, लेकिन अब कुछ काम खत्म करके मंडे की रात में लौट पाएंगे। हम लोग भी कल सुबह यहाँ से चल देंगे। अब तुम बताओ, तुम कब आओगे? रिया कब से तुमसे मिलना चाह रही है, बहुत अच्छी लड़की है वो। एक बार तुम मिल लो तो बात आगे बढ़ाई जाए। मैं इस बार रिया को भी अपने साथ लेकर आऊंगी, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। बहुत सुंदर है, बहुत कल्चर्ड और प्यारी लड़की है। तुम मिलोगे तो फैन हो जाओगे उसके। पवित्रा जी बोलते बोलते भावुक हो गई। तो अरिजीत बोला, हाँ मॉम, जल्दी ही आता हूँ। आप लोग पहुंचिए तो घर, फिर मैं भी आता हूँ। मुग्धा कहाँ है? मुग्धा से बात तो कराइए। बेटा, मुग्धा अभी अभी नीचे गई है, तुम उसी के फोन पर बात कर लो। और हाँ, रिया से भी बात कर लेना, पवित्रा जी ने कहा। तो अरिजीत बोला, ओके माँ, कहकर अरिजीत ने फोन रख दिया। इधर शाम ढली। धारा जब अपना सामान समेट रही थी, पारुल उसके पास आकर बैठ गई। धारा इतनी भी ना समझ नहीं थी कि वो पारुल का मंतव्य ना भाप सके, लेकिन उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछा, चुपचाप अपना काम करती रही। हिमानी ने तुझे लड़के का फोटो दिखाया क्या? पारुल ने ही बात छेड़ी। नहीं तो, धार ने काम करते करते जवाब दिया। अच्छा, वो एक पल चुप रही, फिर कहने लगी, देख धारा, हिमानी के ससुराल वाले जल्दी ही ब्याह करना चाहते हैं, हमारे लिए भी अच्छा ही है। हिमानी की बात कविता भी तैयार ही है। उसने अपनी आंखें उठाई, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। पता नहीं मामी उससे ये सब क्यों कह रही थी। तेरे मामा इतने दिनों से तेरा और भानु का खर्चा उठा रहे हैं। वो उनके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। तेरा भी कोई फर्ज बनता है इस परिवार के प्रति। धार ने ना समझ आने वाले अंदाज में उनकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही है? तुझे भी हिमानी की शादी में मदद करनी होगी। आखिर अकेले मामा की कमाई से सब काम कैसे होंगे? आप क्या कहना चाहती हैं मामी? मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने पूछा। तो इतनी भी भोली नहीं है, समझी? इतने महीनों से हम तुझे पाल पोस रहे हैं, तो तुझे भी घर के सदस्य की तरह हमारे साथ देना चाहिए, पारुल ने थोड़े कड़े शब्दों में कहा। धारा का हलक तक कड़वा हो गया। पारुल मामी कितनी अच्छी तरह उन्हें पाल रही हैं, ये तो पूरे गांव को पता है, लेकिन वो मौन बैठी उनकी बातें सुनती रही। हिमानी के बाबा ने ही तेरी नौकरी की बात की थी, भूल गई क्या? तब तक बनीता भी आकर वहीं बैठ गई। पारुल ने कड़ी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन बनीता ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाहर से केशव जी की आवाज आ रही थी। वह मून पैलेस से लौट आए थे। पारुल ने जमीन पर हाथ टेका और किसी तरह अपनी भारी देह संभालती हुई उठ गई। बनीता के आ जाने से उसकी धारा से बात अधूरी रह गई थी, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वो धारा को अपनी बात समझाने में सफल रही है। अगले दिन स्कूल जाने से पहले भानु ने धारा के कान में फुसफुसाकर कहा, दीदी, अपना प्रॉमिस मत भूलना, और उसकी तरफ देखता हुआ स्कूल चला गया। धारा बुझे दिल से मून पैलेस चली गई। मून पैलेस में नीतू ने उसका स्वागत किया।
पता चला कि विमला की माँ सीढ़ियों से गिर गई है, इसलिए उसे गांव जाना पड़ गया। धारा पहले ही भानु को छोड़कर आने की वजह से उदास थी, अब और उदास हो गई। विमला शुरू से ही उसका बहुत ध्यान रखती थी। इतना बड़ा बंगला और वहां गिनती के लोग मौजूद थे। पवित्रा जी और मुग्धा भी अभी तक नहीं आए थे। सुबह 10-11 बजे तक पवित्रा सूर्यवंशी का फोन आ गया कि वो अभी एक दिन और रुकेंगे। दरअसल जब श्वेता को पता चला कि रघुवीर साहब एक दिन और देर से आएंगे तो उन्होंने पवित्रा जी और मुग्धा को एक दिन के लिए और रोक लिया। पवित्रा जी ने अरिजीत को फोन करके बताना चाहा, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। मुग्धा ने कहा, कोई बात नहीं मॉम, मैं सुबह सुबह भाई को फोन कर दूंगी, डोंट वरी। पवित्रा जी मुस्कुरा कर चुप हो गई। रात में खाना जल्दी खा लिया गया। धारा का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। एक तो भानु की याद आ रही थी, दूसरे घर पर कोई काम भी नहीं था। नीतू और बाकी लोग भी जल्दी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। थोड़ी देर तो वो अपने कमरे में बैठी रही, फिर बाहर निकल आई। तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। बाहर बहुत हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। बंगले की अधिकतर लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। घर के लोगों के ना होने की वजह से घर सूना सूना लग रहा था। वो बाहर बनी संगमरमर की चेयर पर बैठ गई। चेयर ओस में भीगी हुई थी, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसे महसूस ही नहीं हुआ। धीरे धीरे उसको कंपकपी सी लगने लगी। वो उठना चाहती थी, मगर उसका सर भारी हो रहा था। अपने पीछे आहट महसूस कर उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और पीछे एक साया खड़ा देखकर घबराकर कुर्सी से उठकर खड़ी होने लगी। उसका पैर नीचे पत्थर के पाए से टकराया और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। वो साया और कोई नहीं, अरिजीत था। अरिजीत ने लपक कर उसे संभाला, लेकिन धारा तब तक अपना होश खो बैठी थी। हल्की चांदनी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी दीवाना हो जाता। अरिजीत ने चौंक कर कहा, अरे उठिए। वो उसके हाथों से फिसल कर नीचे घास पर गिर गई। अरिजीत घबरा गया। एक तो पूरा घर सुनसान पड़ा था, उस पर ये अनजान लड़की बेहोश पड़ी है। पता नहीं कोई क्या सोचेगा। उसने हिम्मत करके उसे अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर अंदर की तरफ चल दिया। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। आहिस्ता से उसे सोफे पर लिटाकर वो किचन से पानी लेकर आया। उसने धारा के मुंह पर पानी डालना चाहा, लेकिन उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके हाथ जम से गए। उसके चेहरे पर बाल पड़े हुए थे। उसने कांपते हाथों से उसके बाल एक तरफ हटाए। अब धारा का चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। धारा के चेहरे पर उसकी नजरें जमी रह गईं। कैसा देवी सौंदर्य है इस लड़की का। ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई परी उतर आई हो जैसे। वो एक टक उसे देखता रह गया, फिर उसे होश आया। वो धीरे से उठा और थोड़ी दूर पर खड़ा होकर निर्निमेष दृष्टि से उसे देखने लगा। उसने खुद से सवाल किया, कौन है ये लड़की? मॉम तो कह रही थी कि वो आज घर पहुंच जाएंगी, लेकिन वो पूरा घर घूम आया, घर पर कोई नहीं था। सबको सरप्राइज देने के चक्कर में वो खुद ही सरप्राइज होकर रह गया। और ये लड़की अकेले यहाँ खड़े रहने में उसे अजीब सा लगने लगा, लेकिन इसे अकेले छोड़कर वो कहाँ जाए? इतना तेज बुखार है उसे, लेकिन इतनी रात को उसे कहाँ लेकर जाए? उसने पानी की बोतल वहीं पड़े टेबल पर रखा और बाहर निकल गार्ड्स रूम की तरफ चल दिया। गार्ड्स रूम में बैठे दोनों गार्ड्स बैठकर बीड़ी पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उसे देखते ही हड़बड़ा कर खड़े हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो छोटे साहब आए थे और उनको चुप रहने का इशारा करते हुए अंदर चले गए थे। सुकाराम, मॉम अपने साथ किसे ले गई है? सुकाराम ने जवाब दिया, छोटे साहब, मालकिन और मुग्धा पे भी ड्राइवर गोविंद और सुरेश के साथ गए हैं। अरिजीत ने पूछा, विमला और नीतू कहाँ हैं? तो सुखराम बोला, विमला की माँ की तबीयत खराब है तो वो गांव गई है छोटे साहब। नीतू अपने कमरे में होंगी, बुलाकर लाऊं क्या? अरिजीत बोला, हाँ जाओ बुलाकर लाओ। अरिजीत वहीं रुक कर चहलकदमी में करने लगा और सुखराम तेज कदमों से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। नीतू आधी नींद में हड़बड़ाई हुई चली आई और अरिजीत को देखकर चौंक कर बोली, छोटे साहब आप कब आए? नीतू, लिविंग रूम में वो लड़की बेहोश पड़ी है, जाकर देखो तो जरा। वो चिंतित स्वर में बोला, कौन? धारा? क्या हुआ उसे? वो घबरा कर बोली। अरिजीत ने होंठ भींच लिए। नीतू अंदर को लपकी। आज सुबह जब से धारा आई थी उसका मन काफी उदास था। शाम को उसने खाना भी नहीं खाया था।
बेहोश पड़ी धारा को देखकर वो जल्दी से उसके पास ही बैठ गई और धारा को पुकारते हुए उसका चेहरा थपथपाने लगी। धारा, उठ जा, क्या हो गया तुझे? ओह, इसे तो बहुत तेज बुखार है। छोटे साहब, वो अरिजीत को पुकारती हुई बाहर निकली। अरिजीत ने पूछा, क्या हुआ नीतू, होश आया उसे? नहीं छोटे साहब, धारा को बहुत तेज बुखार है। शरीर बुरी तरह जल रहा है उसका। बेहोश पड़ी है। नीतू धारा की हालत देखकर घबरा गई थी तो अरिजीत बोला, डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरिजीत ने अपना फोन निकाला और उसमें समय देखा। काफी समय हो गया था। उसने अपने फैमिली डॉक्टर साहब से बात की तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे। उन्होंने उसे बुखार की दवा बताकर ठंडे पानी की पट्टियां रखने को कह दिया। अगर 1 घंटे में बुखार नहीं उतरता तो फिर मैं किसी को भेजता हूँ, उन्होंने कहा। अरिजीत अंदर आया और अपनी मॉम के कमरे में बुखार की दवा ढूंढी तो उसे बुखार की दवा मिल गई। नीतू को उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने को कहकर वो ऐसे ही जूते पहने पहने अपने बेडरूम में जाकर पड़ गया। अरिजीत का मन बेचैन हो गया था। वो सोचने लगा, धारा, कैसा नाम है उसका। मॉम इसी की तारीफ कर रही थी, लेकिन वो तो कहीं से नर्स नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि किसी विश्व सुंदरी को मामूली कपड़े पहनाकर भटकने को छोड़ दिया हो। और विश्व सुंदरी भी आजकल ऐसे मेकअप विहीन कहाँ होती है। इसका तो प्रकृति ने नेचुरल श्रृंगार करके भेजा हो जैसे। गोरा दमकता रंग, अनोखी आभा से रंगा चेहरा, खूबसूरत बाल। अरिजीत का दिल घबरा गया। मॉम को इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए था। वो सोच सोच कर करवट बदल रहा था। कहाँ घर वालों को सरप्राइज करने आया था और अब खुद सरप्राइज हो गया था। उस लड़की की मोहक छवि उसकी आंखों में चुप गई है जैसे। उसका चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो चाहकर भी उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। आगे क्या होगा? क्या रिचित धारा को पसंद करने लगेगा? क्या धारा की तबीयत ठीक हो जाएगी? क्या पवित्रा जी को अरिजीत के मन में क्या चल रहा है पता चल जाएगा? पवित्रा जी धारा को अपना लेंगी या धारा को अरिजीत से दूर भेज देंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो चल की तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।